नमस्कार साथियों, स्वागत है सबका इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। द्रोणा बैच के इस लेक्चर 8 में हम लोग प्रोबेबिलिटी को वन शूट में देखेंगे। अभी तक आपने पहला से लेकर के 7वां वीडियो तक नहीं देखा है तो उसका लिंक या प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए आप वहाँ से देख लीजिए। या आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा। ये वन शूट है वीडियो, लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक देखते देखते हम लोगों ने 7 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको टोटल 80 लेक्चर दिए जाएंगे जिसमें कंप्लीट क्लास 12 हो जाएगा। मतलब अगर उस 80 लेक्चर्स को आप प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो समझिए कि मोर देन 95% एकदम ग्रांटेड है, आ ही जाएगा। और एकदम उसी मतलब कि यहाँ पर 8वां 9वां 10वां जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसी लेक्चर से क्वेश्चंस को उठाए जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को उठाया जाएंगे, सब चीज़ आपको कवर कराया जाएगा। इसमें PYQs और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उसी को सॉल्व कराया जाता है, एकदम टू द पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे बातें होती है जो कि पूरा साल भर रहता तो पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट। अगर आप कोई शुरू से एकदम इनिशियली से स्टार्ट करना चाहता है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले चैनल को ओपन कर लेना है। यहाँ से चैनल ओपन हो गया। हाँ, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। अब ये चैनल है, बाकी आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। यहाँ से आपको वीडियोज मिलेंगे। ये लगातार द्रोणा बैच का वीडियोज है, ये कल का वीडियो है, मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो है, और ये रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो है, हेलो एल्केन का वीडियो है। उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 1 है। उसके बाद ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। सबसे पहला लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये अनाउंसमेंट था। इसके अलावा ही इसमें बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए आपको प्लेलिस्ट में आपको दिखाते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको द्रोणा बैच है। द्रोणा बैच में ये अभी तक आई थिंक ये क्या है, लेक्चर 6 है। तो लेक्चर 7 को भी ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ गया है। ये द्रोणा बैच है। अब इसमें टोटल 80 लेक्चर अपलोड करने हैं। एग्जाम से पहले एकदम श्योर है कि 80 लेक्चर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा मंजिल सीरीज, जिसमें टोटल 45 वीडियो है। अब मंजिल सीरीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप मंजिल सीरीज को भी प्रॉपरली फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसमें मिरर के बारे में बताया गया है, ये सॉलिड स्टेट का है, R=2F को साबित किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कलर कोड है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। उसके बाद प्रिज्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताया गया है, मिरर फार्मूला बताया गया है, फ्राइडेज लॉ बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कूलम्ब्स लॉ है, कॉमन नेम ऑफ एसिड है, रेजोनेंस के बारे में बताया गया है, लेंस के बारे में बताया गया है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया है, TIR। उसके बाद लेटर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ है। फिर कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर दोनों में मतलब एक स्केलर फॉर्म था और एक वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद डाया एंड पैरामैग्नेटिक के बारे में बताया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, कंप्लीट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर केमिस्ट्री में अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दिक्कत होता है तो 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो आप कंप्लीटली उसको देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। लॉजिक गेट के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स है, P ब्लॉक है, जो कि VVI क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। उसके बाद ये आपका ऑल द बेस्ट है। उसके बाद ये मतलब ये सभी 12th का ही मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, किरचॉफ का लॉ है, वेबिक और मेथड है मैथमेटिक्स में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके बाद मतलब ये सारे वीडियोज अगर आप एक एक करके देख लेंगे तो आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर बोर्ड में या कंपटीशन में अगर कहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर यहाँ से आप टॉपिक्स कवर करके जाते हैं तो श्योरली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम टू दी पॉइंट सारी बातें बताई गई है। अगर आप इसको देखते हैं ×2 के स्पीड में भी तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। देखिए सबसे पहले जनरल टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि हमको समझना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट,
रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मतलब कि इसको यादृच्छा प्रयोग कहा जाता है हिंदी में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स इज नोन, मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम, जिसके परिमाण के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जैसे थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को फेंके तो क्या होगा? टचिंग ए कॉइन, एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा? ड्रॉइंग ए कार्ड, मतलब ताश की एक गड्डी है उसमें से एक पत्ती को निकालेंगे तो क्या होगा? इसको क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को सैंपल स्पेस कहा जाता है। जैसे कि एक सिक्का को उछाला जाएगा, तो एक सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स आए? 2, तो उसको क्या कहा जाएगा? सैंपल स्पेस कहा जाएगा। इवेंट क्या होता है? तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को इवेंट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट यहाँ पर 4 प्रकार के दिखाए गए हैं। सबसे पहला इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर मान लेते हैं कि एक इवेंट E1 है और दूसरा इवेंट E2 है, अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है तो उसको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक सिक्का को उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट या इनकम्पेटिबल इवेंट्स, मतलब जिसकी एक साथ होने की संभावना नहीं होती है उसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जो एक साथ नहीं हो सकता है। म्यूचुअली के लिए E और E1 E2 दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? फाई, तो इसीलिए म्यूचुअली के लिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा डिफिनेशन याद रखेंगे। वैसे 2 इवेंट्स जिसके एक साथ होने की संभावना ना हो उसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। मतलब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप आराम से लिख लीजिए। साथ में लिख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है। अब म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि अगर इवेंट E1 और E2 2 इवेंट्स हैं, अगर दोनों को हम यूनियन निकालते हैं और दोनों का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर आ गया तो इसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। अब इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, एक पासा को फेंका गया, तो अगर एक डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि NS का मान कितना आ गया? 6। बाकी अगर प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन है तो डिफिनेशन भी होगा। हाँ, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं फेवरेबल बटा टोटल आउटकम्स, यानी कि एनी बटा NS को क्या कहा जाता है? P कहा जाता है। ये प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डिफिनेशन है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो NS का मान आ जाएगा 6। E1 इवेंट E2 E3 E4 और E5 है। यहाँ पर 5 इवेंट दिए हुए हैं। इवेंट 1 क्या है? आउटकम इज एन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर क्या हो सकता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। आउटकम इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हो सकता है? 2 4 6। आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो खुद 5 है, इसके बाद तो होगा नहीं। आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 7, ये तो 5 हो जाएगा, मतलब कि एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आउटकम इज लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए, अगर 1 3 5 2 4 6 अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी इसका लिख रहे हैं। इसमें कितने इवेंट है? 3, और टोटल कितने हैं? इसमें टोटल इवेंट है 6, तो 3/6 आंसर हो जाएगा, मतलब कि 1/2 आंसर हो गया। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, इसका हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का मान 6/6, यानी कि 1। अब जरा ये दोनों को देखिएगा, E1 और E2। अगर E1 और E2 में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो E1 का है 1 3 5 और E2 का है 2 4 6। अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? 5 होगा, और 5 होगा तो इसको क्या कहा जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि E1 और E2 को कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। अगर E1 और E2 को, यानी कि E1 और E2 का अगर यूनियन निकाल लेते हैं तो यूनियन में देखिएगा सब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में इसको क्या कहा जाएगा? म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव कहा जाएगा। म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट इसको कहा जाएगा। बाद में अगर 0 जिसका आ जाता है उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसके लिए 1 आता है उसको कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट।
तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसको या तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ज़रा, ये अभी हमने किया है क्लासिकल डिफिनेशन। देखिए अगर पी का मान 0 हो गया तो उस इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि अभी वहाँ पर करके दिखाया गया आपको। अगर प्रोबेबिलिटी हाँ और प्रोबेबिलिटी ना को जोड़िएगा तो उसका माना जाएगा 1। मतलब अगर एक डाइस है, अगर इस डाइस पर छक्का आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/6। मतलब प्रोबेबिलिटी यस और प्रोबेबिलिटी नो का सम कितना होता है 1। अगर यस दिया है नो निकालना है तो 1 में से घटा दीजिए, नो दिया है यस पूछ रहा है 1 में से घटा दीजिए। अगर p बराबर 1 है तो उसको कहा जाता है श्योर इवेंट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। और जो p का मान होता है वो, मतलब इसका रेंज जो होता है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, p बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और क्लोज इंटरवल 1। 0 के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, 1 के बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर 0 होगा तो इम्पॉसिबल, अगर 1 होगा तो श्योर। बाकी इस पर भी सवाल कितने बार पूछा गया है, बहुत बार, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक हुआ करता है। प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल आपको पता होगा 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें से ब्लैक होता है 26 और रेड होता है 26। अब चूँकि ब्लैक 26 होता है तो उसमें से भी 13 होता है स्पेड और 13 होता है क्लब। अब रेड में भी 13 होता है हॉर्ड और 13 होता है डायमंड। अब ज़रा प्लेइंग कार्ड्स को आप देख लेते हैं, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। हाँ, तो यहाँ से प्लेइंग कार्ड्स को ज़रा देख लेते हैं, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। मतलब प्लेइंग कार्ड्स का पहचान करना जरूरी होता है। प्लेइंग कार्ड्स, इमेजेस, देखिए यहाँ पर ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में, हाँ ये प्लेइंग कार्ड्स देखिए, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स आ गया। थिंक ब्लर आ रहा होगा, ये पिक्चर क्लियर होगा, क्लियर। मतलब बहुत सारे प्लेइंग कार्ड्स हैं, किसी एक को भी आप ये कर सकते हैं। अब प्लेइंग कार्ड्स में देखिए यहाँ पर एस से स्टार्ट होगा। ए का मतलब होता है एस, इसको 1 नहीं कहते हैं, बहुत बच्चे इसको 1 कहते हैं, हिंदी में इक्का कहते हैं, इक्का। एक नहीं कहा जाता है, ये एस है, एस से स्टार्ट होगा। उसके बाद आएगा 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर आता है 9 10, तब आता है जे, तब आता है के, तब आता है क्यू। मतलब इसमें टोटल 13 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, मतलब 11 12 13। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया ब्लैक स्पेड के लिए। उसके बाद फिर हो गया रेड डायमंड के लिए, रेड डायमंड के लिए भी 13 होगा। उसके बाद फिर ब्लैक क्लब के लिए, उसके बाद फिर रेड हार्ट के लिए। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो टोटली आपको मिल जाएगा 52 कार्ड्स। तो ये पहचान करना जरूरी होता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है। ये स्पेड है, ये क्लब है, इसको कहा जाएगा डायमंड और इसको कहा जाएगा हार्ट। बस यही है, बाकी आप अपना अच्छा से सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग कार्ड्स होते हैं, स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड। इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। टोटल सूट कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो प्ले कार्ड्स होते हैं, टोटल सूट कितने हैं? 4। ये पहला सूट, दूसरा सूट, तीसरा सूट, चौथा सूट। तो टोटल इसमें सूट कितने होते हैं? 4। ऑनर कार्ड देखिए, ए के क्यू जे। ए मतलब एस, के मतलब किंग, क्यू मतलब क्वीन, जे यानी जैक। अब ये इक्का है, ये बादशाह है, ये बेगम है और ये गुलाम है। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम को ऑनर कार्ड कहा जाता है। ऑनर कार्ड की संख्या कितना होगा? 4 × 4। मतलब एक सूट में 4 होगा तो 4 में कितना हो जाएगा? 16। अब फिर होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिसमें चेहरा दिखता हो। तो चूंकि आपको भी पता होगा कि चेहरा किस में दिखेगा? बादशाह का दिखेगा,
उसके बाद बेगम का दिखेगा, उसके बाद फिर गुलाम, यानी कि किंग, क्वीन और जैक का चेहरा दिखता है, जिसको कहा जाता है फेस कार्ड। ये 4 गुने 3, मतलब एक सूट में कितना होगा, तो 3 तो 4 में कितना हो जाएगा, तो 12। तो फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 12। ऑनर कार्ड का संख्या कितना होता है, 16। उसके बाद नंबर्ड कार्ड, तो नंबर कार्ड कौन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नंबर कार्ड कहा जाता है। तो चूंकि एक सूट में नंबर कार्ड कितने हुए, 9, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 36। तो नंबर कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 9 गुने 4 बराबर 36। अब नोट में आपको कुछ बात याद रखना है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि एक एक करके 2 कार्ड को निकालते हैं और बिना किसी रिप्लेसमेंट के, तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें कितना तरीका से निकाल सकते हैं, 52 तरीका से। अब इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो चूंकि एक निकल गया तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 51। तो टोटल वेज कितना होगा, 52 गुने 51। अब दूसरा केस की बात करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर आएगा 52, और चूंकि रिप्लेसमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा 52। ये सब 52 गुने 52 होगा। अगला केस, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम और साइमल्टेनियसली, मतलब एक बार में दोनों पत्ता को निकाल लेना है। दोनों पत्ता निकलेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 52 में से कितना सेलेक्ट करना है, 2 करना है, तो 50C2 हो जाएगा। और चूंकि एनसीआर का फॉर्मूला पता होगा, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। चूंकि क्लास 12 का एग्जाम देना है तो इतना तो आप समझदार होंगे कि एनसीआर का फॉर्मूला पता होगा। यूज ऑफ सेट थ्योरी, अब सेट थ्योरी का यूज कैसे होगा, 2 सेट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास सिंपल स्पेस है, सिंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जा रहा है, और एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है। यहाँ पर सेट ए का इवेंट, सेट बी का इवेंट, यहाँ से पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है। ये किसके जैसा है, तो एन ए यूनियन बी के जैसा है। ये किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इवेंट है, और यहाँ पर सेट ए है और यह सेट बी है और यह है सैम्पल स्पेस। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला करके तो ये सब हो जाएगा, मतलब जो ए में भी आना चाहिए बी में भी आना चाहिए। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा, थिंक ये भी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में मतलब वैसा इवेंट बताइए जो ए में भी आता हो बी में भी आता हो। तो ये वाला इवेंट होगा जो ए में भी आएगा बी में भी आएगा, बाकी आप समझते होंगे। मतलब नाइदर ए नॉर बी, अगर ऐसे पूछ दिया, नाइदर ए नॉर बी, अगर नाइदर ए नॉर बी पूछ दिया तब क्या करेंगे, अगर नाइदर ए नॉर बी पूछ दिया तो ए और बी के बाहर वाले जितने भी रीजन्स हो जाएंगे ये सब हो, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, बाकी आपको पता होगा। चलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। अगर 2 घटनाएं हो रही है ए और बी, अगर पहला होने का घटना दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है या दूसरा होने का घटना पहला पर डिपेंड नहीं करता है तो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए और बी एक दूसरे को एक सिचुएशन को सेटिस्फाई करने लगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तो इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। स्वतंत्र है, 2 घटनाएं मतलब एक का होने का घटना दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। और जहाँ कहीं पर भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात आए और इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उसका प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको। यहाँ पर सैंपल स्पेस है, सेट ए है, सेट बी है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 3/1 है, इसका है मतलब केवल ए में होना चाहिए, केवल ए में तो 3/8 है, ए और बी दोनों मिला करके 1/8 और बी में तो 1/8, तो पी ए का मान कितना हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, ए का टोटल रीजन कितना है, इतना 3/8 और प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। अब पी बी कितना हो जाएगा, तो पी बी में कौन कौन आ जाएगा, 1/8 आएगा और 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 2/8
यानी कितना हो गया 1/4। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, अब चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों को आप यहाँ से एक सेट बनाते हैं, यहाँ से सेट बी बनाते हैं, और सेट ए है और सेट बी है, तो इंटरसेक्शन की बात करेगा तो ये वाला रीजन हो जाएगा। ए में भी आना चाहिए, बी में भी आना चाहिए, तो कौन है 1/8। अब चूंकि ये 1/8 आया कैसे, तो देखिएगा ज़रा, चूंकि हम जानते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए का होने का प्रायिकता बी पर निर्भर नहीं करेगा और बी का होने का प्रायिकता ए पर भी निर्भर नहीं करेगा, तब उसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। अब जरा देखते हैं, इसमें सवाल में पहले ही दे दिया गया है कि ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो देख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया है 1/8। अब 1/8 कैसे आया होगा, जब 1/2 में 1/4 से गुना किया गया होगा, और इसी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नोट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए डैश बी, ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ये सब भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। इफ़ ए बी सी, अगर मतलब 2 से ज़्यादा अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए बी भी कहते हैं, जिसका मान होता है पी ए इंटू पी बी, बी इंटरसेक्शन सी को पी बी इंटू पी सी, ए इंटरसेक्शन सी को पी ए इंटू पी सी। अगर तीनों हो जाएगा तो तीनों को गुना कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखिए, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए, अगर ए का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब कि हमसे ए का होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ये तब पूछा जाएगा जब बी ऑलरेडी हो गया होगा। जैसे कि बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, तो फसल अच्छा कब होगा, जब बारिश होगी तब। अगर रोहित शर्मा सेंचुरी मारते हैं तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, तो यहाँ पर भी आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वही यहाँ पर भी आ गया, अगर यहाँ पर पी ए बटा बी है तो इसका मतलब है कि ए का होने का प्रायिकता बताइए अगर बी ऑलरेडी हो चुका है, या पी बटा ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा बी का होने का प्रायिकता बताइए अगर ए ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा और बट्टा में लिया जाएगा बी, इसको कहा जाएगा अकरेंस ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बट्टा में पी बी, तो इसके बदला में क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टा में क्या लिखा जाएगा, एन एस, और बट्टा इसके बदला में क्या हो जाएगा, एन बी, बट्टा में क्या हो जाएगा, एन एस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर पी बी बटा ए है तो मतलब कि यहाँ से दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, और बट्टा में जो रहेगा उसको नीचे रख देना है, और बाकी ये फॉर्मूला बन जाएगा। नोट, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो पी ए बटा बी बराबर 0 या पी बी बटा ए बराबर 0 एकदम कन्फर्म है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, 5, और 5 हो जाएगा तो एक मिनट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा, 5। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का मान कितना हो जाएगा, 0। 5 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 0, और 0 है तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसके लिए पी ए बटा बी या पी बी बटा ए का मान हो जाता है 0। दूसरा, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब ए बी पर डिपेंड नहीं करता है और बी ए पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कंडीशनल है तो ठीक है, अगर कंडीशनल नहीं है तो इंडिपेंडेंट उसको कहा जाता है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। अब चूंकि पी ए इंटू पी बी हो जाएगा तो यहाँ से पी बी कट जाएगा, तो किसके बराबर हो गया, पी ए के बराबर। और यहाँ से भी अगर इसको देखा जाएगा तो पी बी इंटू में पी ए, अब बट्टा में पी ए, तो यहाँ से पी ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी बी, और पी ए बट्टा बी या प्लस पी बी बट्टा ए बराबर 1, ये हमेशा होता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, 2 इवेंट्स ए एंड बी एसोसिएटेड विथ एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लगा सकते हैं, जैसे कि पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम जानते हैं कि पी ए बटा बी बराबर क्या होता है, पी इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अब ये दोनों इवेंट्स क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, तो इसी के वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिएगा तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, ना यहाँ से पी ए और बट्टा इंटू में क्या हो जाएगा, पी बी बटा ए। अगर यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से हो गया पी बी इंटू में क्या हो गया, पी ए बटा बी। इसको क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसको टीपीटी कहा जाता है। अब पहले देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का लैंग्वेज समझिए। अगर इवेंट ए है
जो कि मल्टीपल रास्तों के थ्रू हो चुका और उसकी नेट प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब कोई इवेंट ए है, अब इवेंट ए क्या हो रहा है कि मल्टीपल रास्तों से हो रहा है, मल्टीपल रास्तों से हो रहा है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाएगा, टीपीटी कहा जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि इवेंट ए मल्टीपल रास्तों से हो रहा है, अगर मल्टीपल रास्ते में से किसी खास रास्ता से पूछा जाएगा तो उसका अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो उसको कहा जाता है बेज थ्योरम। इवेंट ए मल्टीपल रास्तों के थ्रू हो चुका हो, लेकिन इवेंट ए किसी पार्टिकुलर रास्ते से वो होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, बेज थ्योरम कहा जाएगा। तो टीपीटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है, बेज थ्योरम कहलाता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टीपीटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेज थ्योरम कहलाता है, ठीक है। अब इसको जरा एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच हुआ था, सबको पता होगा। अब चूंकि वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच हुआ था तो उसमें 4 देश चुनाए हुए थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। अब चूंकि ये जितने भी इसमें डाटा रखा गया है, ये डाटा मैंने खुद से लिख रखा है, तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि इंडिया का कम कैसे हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा कैसे हो गया। पहले तो इंडिया का कम था। ओवरऑल बात को आप समझिए, यहाँ से हमको टीपीटी और बेज थ्योरम बताना है, तो इसलिए मैंने जो डाटा रखा है उस डाटा को आप डाइजेस्ट कीजिए। तो चूंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलना है तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 4 टीम को सिलेक्ट करना है, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को और न्यूजीलैंड को। मतलब टीम इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी, इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी, इसका प्रोबेबिलिटी 2/5 है। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेगी, इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेलेगी, इसका प्रोबेबिलिटी 1/5। मतलब आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि देश दुरई वाला बात हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा दे दिए हैं इसका प्रोबेबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं है, खुद से डाटा बनाया गया है। अगर इंडिया मैच खेलती है तो फिर क्या करना है कि हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कब, एक मिनट, फॉर हिटिंग डबल सेंचुरी। मतलब ए कोई इवेंट है तो ए इवेंट क्या है, फॉर हिटिंग डबल सेंचुरी इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। अब यहाँ से इंडिया का कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में डबल सेंचुरी मारेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/4। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कोई वर्ल्ड कप में दोहरा सेंचुरी मारेगा, वो भी सेमीफाइनल मैच में, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2। ये माना हुआ डाटा है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी कोई सेमीफाइनल में दोहरा शतक मारे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/5। न्यूजीलैंड का खिलाड़ी कोई दोहरा शतक मार देगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/5। तो सवाल पूछा है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कोई एक खिलाड़ी दोहरा शतक मारेगा। तो कोई एक खिलाड़ी दोहरा शतक मारेगा तो वो खिलाड़ी इंडिया का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका का भी हो सकता है, न्यूजीलैंड का भी हो सकता है। तो जो एक खिलाड़ी दोहरा शतक मारेगा वो मल्टीपल रास्ते से जा रहा है, इंडिया से भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी जा सकता है, साउथ अफ्रीका से भी जा सकता है, न्यूजीलैंड से भी जा सकता है। इसको कहा जाएगा टीपीटी। अब जो खिलाड़ी दोहरा शतक मारा है वो इंडिया का होगा, ये कहलाएगा बेज थ्योरम। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने शायद ए को कुछ कह रखा है, फॉर हिटिंग। हाँ, मतलब ये जो ए है ना, पी ए का मान बता दीजिए। ए क्या है, फॉर हिटिंग डबल सेंचुरी इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मतलब ए कोई इवेंट है जिसके जरिए क्या हो रहा है, मतलब ए कोई खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दोहरा शतक मार रहा है। तो मतलब उस खिलाड़ी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोहरा शतक मारने का, तो इसको हमने पी ए कह दिया है। इसको हमने क्या बोला है, पीए बोल दिया है। तो देखिए पीए का मान कैसे निकलेगा। तो चूंकि ये जो दोहरा शतक मार रहा है तो वो इंडिया का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका का भी हो सकता है, न्यूजीलैंड का हो सकता है। सबसे पहला बात कि सेमीफाइनल में अगर इंडिया चुनाएगा तब ना उसका खिलाड़ी दोहरा शतक मारेगा। तो पहले इंडिया का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का खिलाड़ी चुनाएगा, एक मिनट, अगर इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाएगा तब ना उसका कोई खिलाड़ी दोहरा शतक मारेगा। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, इंडिया को सेमीफाइनल में पहुँचाना होगा। तो मान लेते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुँच गई, तो क्या हो गया, पीआई। अब क्या होगा, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुँच जाती है तब इसका कोई खिलाड़ी दोहरा शतक लगाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। अगर इंडिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाएगा तब उसका खिलाड़ी दोहरा शतक लगाएगा। तो पहले आ गया पीआई। तो फिर क्या लिखेंगे, इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है तब उसका कोई खिलाड़ी दोहरा शतक लगाएगा। मतलब
ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट आई इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हो गया इंडिया से दोहरा शतक लगाने का। उसके बाद यही बात होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन होता है वर्ल्ड कप में तब ये माना गया है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसको ऑस्ट्रेलिया को AUS कर देते हैं ना, इसको B कर देते हैं, रुक जाइए, इसको B कर दिया जाए, B, क्योंकि एक ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का प्रोबेबिलिटी मान लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसको B करते हैं, ये B हो गया और इसको B कर देते हैं। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया के पास आते हैं। तो पहले ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी तब उसका कोई बैट्समैन दोहरा शतक मारेगा। तो पहले हो गया ऑस्ट्रेलिया का प्रोबेबिलिटी, तो फिर यहाँ पर लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले ऑस्ट्रेलिया को क्या होगा, सेमीफाइनल में पहुँचना होगा, तब उसका कोई खिलाड़ी B क्या करेगा, दोहरा शतक मारेगा। अब फिर आते हैं साउथ अफ्रीका के पास। तो पहले साउथ अफ्रीका का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जब साउथ अफ्रीका का सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा P और B/S, मतलब यही बात होगा न्यूजीलैंड के लिए P, और पहले न्यूजीलैंड को साउथ सेमीफाइनल में पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के उसका कोई खिलाड़ी डबल सेंचुरी मार पाएगा। तो ये जो है इसको कहा जाता है TPT। अब ये TPT हो गया। अब इसका मान देखिए, PI का मान कितना दिया हुआ है, PI का मान दिया हुआ है 1/5, और उसका खिलाड़ी दोहरा शतक मारेगा वो हो जाएगा 3/4। तो 1/5 गुने 3/4। अब इसमें ना एक कंडीशन होता है, TPT का कंडीशन ये होता है कि ये जो इवेंट्स दिए गए हैं ये सब के सब क्या होते हैं, मतलब इनके प्रोबेबिलिटीज़ के इनका जो भी प्रोबेबिलिटीज़ लिखा हुआ है इनका जो सम होगा 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए 1/5, 2/5, 1/5 और 1/5, इनका प्रोबेबिलिटी जो भी होंगे वो सब के सब किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। जोड़िए 1/5, 2/5, 1/5, 1/5 सब 1 के बराबर होगा। अब इसमें अगर इवेंट्स को लिखा जाए वो कितना है, 3/4। एक मिनट, इसको डाटा को चेंज कर देते हैं, 1/2, 1/2, 1/3 कर देते हैं, 1/3, फिर 1/3 और यहाँ भी 1/3 कर देते हैं, 1/3। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1/5 हो गया। अब 1/5 गुने कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3। अब इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो गया TPT। अब क्या हो गया कि मतलब कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ B इज फ्रॉम इंडिया, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी बताइए अगर वो खिलाड़ी दोहरा शतक मारने वाला इंडिया का हो। तो यहाँ पर दोहरा शतक मल्टीपल रास्तों से चला जा रहा है, लेकिन किसी खास रास्ता से पूछ दिया तो वो हो गया बेज थ्योरम। यही हम आपको बोल रहे हैं कि अगर TPT में अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा बेज थ्योरम। तो ये सवाल कैसे बनेगा, फ्रॉम बेज थ्योरम से बनेगा, बेज थ्योरम। तो अगर B इंडियन होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले आपको क्या करना होगा कि नीचे तो टोटल लिखना होगा, तो टोटल में ये सब आ जाएगा, PI इंटू P B/I प्लस PA इंटू P B/A इंटू प्लस PS इंटू P B/S। अब चूँकि इंडियन है तो इंडियन का कितना था, PI इंटू P B/I। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन का भी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का भी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। TPT मतलब TPT क्या होता है कि बहुत सारे पाथ होते हैं, उस पाथ के सारे प्रोबेबिलिटीज़ को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो उसको TPT कहा जाता है। अगर TPT में हम लगा देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो क्या बन जाएगा, बेस थ्योरम। अगर पाथ 1 का चाहिए तो ऊपर लिख दीजिएगा पाथ 1 और नीचे लिख दीजिएगा टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम। रैंडम वेरिएबल के बारे में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। रैंडम वेरिएबल ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस 2 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मतलब अगर यहाँ से 3 कॉइन है, 3 कॉइन को अगर मान लेते हैं कि हमने टॉस किया है तो वहाँ पर सिंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, देखिए या तो HHH, HTH, TTT,
TTH और क्या होगा THT। टोटल 8 केस बनता है। THT अब क्या होगा TTH, TTH हो गया है, TT2 भी हो गया है। HHT, HHT नहीं हुआ है। HHT कितना 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर क्या होगा THH नहीं हुआ। THH, TTH, TTH तो हो गया है। HHT, HHT भी हो गया है, THH भी हो गया है, HTH हो गया है, TTH हो गया है, TT मतलब छूट क्या रहा है। मतलब एक और भी कोई होगा, कौन होगा बीच में THT, 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 HTH कौन छूट रहा है। HHT तो हो गया है, तो फिर TH भी हो गया है। एक मिनट, HH, HT, TH, TT। इसमें कितना से करना है HT से करना है। क्या हो जाएगा HHH, HHH लिखा हुआ है। उसके बाद HHT, HHT, HHT कहाँ गया। हाँ HHT भी है वाह। HTH, HTH कहाँ गया, HTH है, ये भी है। HTT, HTT ये कहाँ गया HTT। हाँ यही तो नहीं है HTT। तो यहाँ से पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8। मतलब यहाँ से हमको बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल क्या पूछा गया, इफ 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका होता है, यहाँ से आप एक ऐसे टेबल बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा जो इवेंट पूछा जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ हेड का इवेंट पूछा गया है। तो ये इसका जितना भी पॉसिबिलिटी आउटकम्स होते हैं सब यहाँ पर लिखा जाता है और इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखा जाता है। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4 इस तरीके से लिखे जाते हैं। हो सकता है कि एक भी बार हेड नहीं आया हो सकता है कि एक बार हेड आया हो सकता है कि 2 बार हेड आया हो सकता है कि 3 बार हेड आया हो। क्योंकि सिक्का को 3 बार उछाले हैं तो 4 बार हेड तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पर एक भी बार हेड नहीं आया हो, मतलब कि 0 हेड है, तो 0 हेड है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। देखिए 0 हेड मतलब 0 हेड है, मतलब खाली टेल आया होगा। तो खाली टेल कितना बार आया है, एक बार आया है। बाकी समय तो हेड कहीं ना कहीं दिखाई दे ही रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। अगर हेड एक बार आया होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक बार का देख लेते हैं। एक बार कितना है 1 2, बाकी हेड को एक ही बार लगा है, एक बार। इसमें भी आया एक बार, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3/8 हो जाएगा। हेड 2 बार, तो 2 बार के लिए हेड 2 बार किस में आया है, 2 बार। एक मिनट, हेड एक बार है, तो हेड एक बार का प्रोबेबिलिटी कितना। हेड एक बार, हेड 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 एक बार 1 2 3, 3/8 है ना। 3/8। अब क्या करना है, हेड को 2 बार लाना है। तो हेड 2 बार 1 2 3, तो इसमें 3/8। अब हेड 3 बार आएगा, तो हेड 3 बार आएगा तो ये तो भाई साहब एक ही बार है, तो 1/8। इसका बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आप सबको अगर ऐड कीजिएगा ना, ये 1/8 अब प्लस 3/8 अब प्लस 3/8 अब प्लस 1/8, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर इसका मीन निकालना है तो मीन, मतलब ये भी सवाल 5 नंबर में कितना बार पूछा गया। अगर मीन निकालना है तो यहाँ पर समेसन xi इंटू pxi कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब इसका मीन क्या हो जाएगा, 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8
अब सबको जोड़ देंगे, जितना भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।